हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 8 मार्च के एनटीपीसी के जो पेपर हैं वो दोनों शिफ्टों के पेपर पूरे हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज का एनालिसिस कैसा रहा। और जैसे कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उन रिपीटेड क्वेश्चन के लिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट पर प्लेलिस्ट पर आपके सभी जो पेपर हैं वो तभी डले हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाइए और प्लेलिस्ट से आप लोग जिस दिन को चाहे उस दिन पेपर देख सकते हैं और चाहे तो पूरे पेपर पुराने देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आप वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्यभट्ट ने अपनी किस आर्यभट्टम मतलब आर्यभट्ट ने जो उनकी पुस्तक थी आर्यभट्टम, तो वो किस भाषा में लिखी है। ठीक है, तो इन्होंने जो उनकी जो पुस्तक थी आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्टियम आर्यभट्टियम तो ये जो उनकी पुस्तक थी ये संस्कृत भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आप जानते हैं पुराने वेदों और पुराण जितने भी सभी संस्कृत में लिखे गए हैं, क्योंकि पहले जो है संस्कृत भाषा अपनी मेन भाषा थी और ये प्रचलित भाषा थी, जिस कारण से अधिकतर जो चीजें हैं पुरानी वो सभी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसी कारण ये आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है इनका, ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है बृहदीश्वर मंदिर। बहुत ही फेमस मंदिर है, कई बार पूछा जा चुका है पेपरों में कि बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ ली गई थी कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है। तो कान में होती है, अपने कान में पाई जाती है स्टेपीज। कौन सी पाई जाती है? स्टेपीज हड्डी जो है ये अपने कान पर पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। और मान लो आगे पे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो भी आपको बता देता हूँ, फीमर हड्डी जो अपनी जांग में पाई जाती है। तो जांग में पाई जाने वाली फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर एंड सबसे छोटी हड्डी क्या हो गई? स्टेपीज। ठीक है, आप दोनों आपको हमेशा याद रखना। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था सोनार का, पूछा गया था कि सोनार का उपयोग कहाँ होता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि सोनार होता क्या है। एक्चुअल में आपने देखा होगा चमगादड़ों को कि ये लोग अंधेरे में भी देख सकते हैं, तो एक्चुअल में ये देखते नहीं है। इनमें एक वेव्स होती हैं, ये वेव्स के द्वारा अपने अपने मुंह के द्वारा जो वेव्स निकालते हैं उनको कानों से सुनते हैं। इसके द्वारा उन्हें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी वस्तु है, कहाँ पर कौन सी चीज है। तो ये जो किरणें जो लेजर निकालते हैं, इसी प्रक्रिया को, इसी इन्हीं किरणों को, इन्हीं की चीजों को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। तो लोगों ने सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम भी इसका इम्पोर्टेंस ले पाएं और केवल तरंगों के द्वारा हम लोग पता लगा पाएंगे कि कहाँ कौन सी वस्तु है। एक्चुअल में जब ये सोनार के द्वारा रेस निकलती हैं, ये जाकर के जिस वस्तु से टकराती है तो उसका पूरा पता चल जाता है कि आखिर वो क्या वस्तु है। तो इस प्रकार से जो चमगादड़ उड़ता है बार बार थोड़ी थोड़ी देर में ये जो किरणें जो है तो छोड़ता रहता है, इसके द्वारा उसे पता चलता रहता है कि कहाँ पर क्या वस्तु है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने सोनार के द्वारा क्या उपयोग में लाया? सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है कि समुद्र के अंदर वस्तु को पता लगाने, क्योंकि समुद्र के ऊपर से तो देखता नहीं है कि अंदर क्या वस्तु होगी। तो इसके द्वारा सोनार की प्रक्रिया के द्वारा ये लोग पता लगाते रहते हैं कि किस प्रकार की कौन सी वस्तु है। और सबसे मुख्य उपयोग समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियां होती हैं, जैसे कोई भी पनडुब्बी है या फिर कोई भी अटैक करने वाली पनडुब्बी है, दुश्मन की पनडुब्बी है, तो उसको पता लगाने के लिए ये सबसे अच्छी विधि है। इसके द्वारा ये आसानी से कोई भी पनडुब्बी में ये छुपा हुआ है तो उसका पता आसानी से ये लोग लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में किसे पद्म भूषण दिया गया था। तो एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और तारे, धूमकेतु ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये सभी आप जानते होंगे कि तारे, धूमकेतु, उल्का पिंड ये सभी कायमा के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी के अंतर्गत। ठीक है, तो गैलेक्सी में आते हैं तारे, धूमकेतु और उल्का पिंड, ये सब जो भी है सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और कोबोल जो लैंग्वेज है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था पहले इसी एनटीपीसी में, तो कोबोल फिर से पूछ लिया है कि कोबोल जो लैंग्वेज है ये पहली बार कब यूज हुई थी। तो ये सेकंड जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन नहीं सेकंड जनरेशन में यूज हुई थी। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में कोबोल लैंग्वेज जो है वो यूज हुई थी। भारतीय प्रवासी दिवस 2020 का कहाँ मनाया गया? 2020 का पूछा गया था। तो 2020 का देखा जाए तो ये दिल्ली में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? भारतीय प्रवासी दिवस जो 2020 का है ये दिल्ली में मनाया गया था। और सबसे युवा टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन कौन है? सबसे युवा व्यक्ति जो कि टेस्ट क्रिकेट के भी कैप्टन बन गए हैं, ये बने हैं राशिद खान। कौन बने हैं? राशिद खान इसका सही आंसर हो गया। तो राशिद खान सबसे युवा व्यक्ति हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बन गए हैं।
और 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, कहाँ की है? तो दिल्ली की है। कहाँ की है? दिल्ली की। मैं बता दूं आपको, आप जानते होंगे सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र की मुंबई की है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है दिल्ली का। तो सेकंड नंबर पे पूछ लिया है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सेकंड पूछ लेते हैं, कई फर्स्ट पूछ लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में से पढ़ते चलना है। तो फर्स्ट हो गया महाराष्ट्र की मुंबई और सेकंड हो गई दिल्ली। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूएनडीपी की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो यूएनडीपी की जो सद्भावना दूत है वो पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हेतु कौन सा अनुच्छेद है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये सब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। और छलिया नृत्य जो है ये कहाँ का फेमस नृत्य है? तो ये है उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का फेमस नृत्य है छलिया नृत्य। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था टाटा से कि टाटा द्वारा पहली सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा बनाया गया था? तो एक का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो टाटा के द्वारा बनाया गया था। और कौन सी क्रांति ऐसी है जो मेरठ से शुरू हुई थी और मेरठ से पूरे भारत में फैल गई? तो ये क्रांति थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे लगभग भारत में फैल गई थी। और कुछ कमियां होने के कारण ये बंद भी हो गई थी, नहीं तो ये सफल हो जाती है तो लोग उस समय भारत अपना जो है आजाद हो जाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नटाल इंडियन कांग्रेस, ये नेशनल इंडियन कांग्रेस नहीं है, ये है नटाल इंडियन कांग्रेस है। और इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी 1894 में, 1894 में। और न्यूक्लियर में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो न्यूक्लियर में आप जानते होंगे न्यूक्लियर बम भी बनाए जाती हैं, जैसे परमाणु बम हिंदी में कहते हैं। सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का। मैंने यूरेनियम का ये बनाया था, तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उपयोग इसमें होता है। और संविधान का जो संक्षिप्त विवरण है वो किस में दिया गया है? तो दिया गया है प्रस्तावना। जैसे कि हम लोग भी कभी कोई निबंध लिखते थे तो उसमें प्रस्तावना में क्या लिखते थे? उसका थोड़ा मेन पार्ट, मतलब जो उसका सारांश एक प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं, तो सारांश होता है वो हम लोग ऐसे में लिखते थे प्रस्तावना के रूप में। द सेम इज हियर। अपना जो संविधान है, संविधान में भी प्रस्तावना जो लिखी गई है वो उसका संक्षिप्त विवरण है, ठीक है। भूस्खलन के कारण किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? तो भूस्खलन के कारण आप जानते होंगे कि ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। कौन से बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन जो है भूस्खलन के कारण बनते हैं। और ब्लड प्रेशर को जो किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर से। और किसके द्वारा, यदि पूछा गया कि किसके द्वारा मापते हैं, मतलब धमनी के द्वारा, किस तरह के द्वारा, तो धमनी के द्वारा मापते हैं। तो धमनी से नापते हैं और स्फेग्मोमेनोमीटर नमक यंत्र से द्वारा मापते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो अपना सही आंसर होगा। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो ये सभी बच्चों को पता है कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। वो रिकेट्स रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि पादप जगत का उभयचर कौन कहलाता है? तो पादप जगत का उभयचर पूछा है। वैसे तो उभयचर कौन होते हैं? जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो जैसे कि अपना सिंपल जो जीवों में उभयचर होता है वो मेढक होता है सिंपल वे में। बाकी इसमें पादप जगत में पूछा था, तो पादप जगत में कौन होता है? ब्रोयोफाइटा। तो ब्रोयोफाइटा जो होता है ये पानी और धरती दोनों जगह अच्छे से उग सकता है, दोनों से पोषण लेता है। इस कारण से इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। और 1968 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी मतलब संधि हुई थी, समझौता हुआ था जो यूएन के द्वारा, तो ये पूरे विश्व पर थोप दिया गया था। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वियना समझौता, वियना ट्रीटी। तो वियना ट्रीटी या वियना समझौता जो है ये पूरे विश्व में थोपा गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। अब लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था 2019 में 50वीं वर्षगांठ किसकी मनाई गई है? तो ये मनाई गई है इसरो की। किस मनाई गई है? इसरो की जो है 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई है। गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी जो है उन्होंने रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आने वाला रॉलेट एक्ट था, उसका विरोध जो है सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने किया था। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन है वो चेयरमैन कौन बन गए हैं? कौन है चेयरमैन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिस
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो आदर्श कुमार गोयल, यहाँ पर कुछ सही से देखना होगा, मैं बता देता हूँ आपको कि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो है इसका सही आंसर है। आदर्श कुमार गोयल को एनजीटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 में किसे दिया गया था? तो चिकित्सा क्षेत्र में जो पद्म विभूषण दिया गया था 2021 में, वो दिया गया था डॉक्टर बेले मुनप्पा और हेडगे। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। और किस दर्पण में वस्तु बड़ी दिखाई देती है? तो वस्तु को बड़ा कौन सा दर्पण कर देता है? तो वस्तु को बड़ा कर देता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तुओं को बड़ा कर देता है, जिसको कॉनकेव भी कहते हैं। और जो कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल दर्पण होता है वो वस्तुओं को छोटा कर देता है। जो अपने साइड मिरर रहते हैं गाड़ी के, उसमें लगाया जाता है कॉन्वेक्स का, ताकि पीछे की जो वस्तु है उनको छोटे रूप में हम लोग आसानी से देख सकें, ताकि पीछे से जो भी चीज आ रही हो उनको हम लोग बड़े एरिया को आसानी से देख सके, इसलिए उसमें लगाया जाता है कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल दर्पण। और यहाँ पर बात हुई है अवतल दर्पण की, जिस चीज को बड़ा देखना हो, जैसे कि जो हजामत होता है, दाढ़ी वाड़ी बनवाना, नाई कहते हैं जैसे अपन लोग, तो नाई के यहाँ जो लगाया जाता है दर्पण, जो अच्छे नाई आते हैं उनके यहाँ लगाया जाता है अवतल दर्पण। जैसे पेपर में कई बार आया है कि नाई लोग, हजामत वाले लोग कौन सा दर्पण की यूज करते हैं, तो वो कहते हैं अवतल दर्पण, ताकि अपन लोग वो अच्छे बारीकी से देख सकें कि कहाँ पर उन्हें काम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? तो ये कब बनवाया था? 1575 में। तो 1575 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आईएनसी से पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा था लगातार छठवीं बार आईएनसी के अध्यक्ष, मतलब 6 बार लगातार आईएनसी की अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप जानते होंगे अबुल कलाम आजाद जो हैं, अब्दुल कलाम आजाद, तो ये बने थे अबुल कलाम आजाद 6 बार लगातार आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। और ये 1940 से लेकर 1945 तक बने थे। कब से बने थे? 1940 से 1945। तो 1940 को, 41 को, 42 को, 43 को, 44 को, 45 को, वो है 6 साल। तो 6 साल लगातार आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी और एक कानपुर से बनी हुई थी। तो कानपुर से आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और वैसे यदि बात की जाए कि महिला, केवल महिला अध्यक्ष नेशनल कांग्रेस की, तो बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बन गई थी। तो 1917 में पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा था, तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू में आप लोग अंतर समझ के अच्छे से रखिएगा। यदि पहली भारतीय पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू, और या केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो को किसमें शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है यूनेस्को में। किसमें? यूनेस्को में। और महाभियोग द्वारा नहीं हटाती, तो महाभियोग द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता, ऐसा क्वेश्चन था। तो महाभियोग द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता? प्रधानमंत्री को। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया सकता है। ऑप्शन के मुताबिक प्रधानमंत्री इसका सही आंसर था, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन थे। बाकी इन लोगों को अपन लोग जो हटा सकते हैं, बाकी प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। और 1 MB बराबर कितने केबी होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 MB बराबर होता है 1024 केबी, और 1 KB बराबर 1024 बाइट, सब में 1024 टाइप में रहता है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री। तो पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है भारत की? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो है भारत की पहली रक्षा मंत्री बनी थी, और अभी वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाल रही हैं। तो वित्त मंत्री के रूप में अभी कौन पदभार संभाल रही है? यही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और पहली बार बजट पेश करने वाली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो ये भी है निर्मला सीतारमण। ठीक है, और जिसने कि लाल कपड़े में बजट पेश किया था। तो अभी तक चमड़े के थैले में जो बजट पेश होता था, उससे अब लाल कपड़े में बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बहु बन जाना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था गंगा की सहायक नदी से कोई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गंगा की कई सहायक नदियां हैं, तो आप लोग जैसे हम सबसे बड़ी सहायक नदी कई बार पूछा जाता है, तो बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी
कौन सी है? यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और इस प्रकार से और भी उनकी राम गंगा हो गई, शक्कर, इस प्रकार की कई सहायक नदियां हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, क्वेश्चन सही से बच्चे को याद नहीं था, तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो अपना सही आंसर था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1784 में। और विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 में। तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड। नागालैंड का ये प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। रैम से पूछ लिया गया था कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम का फुल फॉर्म जल्दी बता दीजिएगा। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका जो किस प्रकार मेमोरी है? ये प्राथमिक मेमोरी है। जीएसटी किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था? तो संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां, 101वां। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू कर दिया गया था। चेन्नई ने मेडिकल हेतु कौन सा रोबोट बनाया है? तो जाफी नाम है उस रोबोट का, जिसको मेडिकल के लिए यूज किया जा रहा है चेन्नई के द्वारा। और नेपाल भारत के बीच में जो विवाद हुआ था वो किस स्थान के लिए हुआ था? तो ये विवाद जो है वो काला पानी के लिए बना हुआ है। तो काला पानी को लेकर के भारत और नेपाल का विवाद हुआ था। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो सभी लोग से बन गया हुआ, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि 0.3% जो है वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और इटालियन ओपन 2019 के विजेता कौन है? तो इटालियन ओपन 2019 के विजेता राफेल नडाल हैं। इटालियन ओपन 2019 के विजेता कौन है? राफेल नडाल। और डीएनएस का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का फुल फॉर्म है। 2020 में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र है वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल को मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन का पूछा गया था, सैंडोल डांस कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सैंडोल डांस जो है वो लद्दाख का फेमस डांस है। ठीक है, तो इस प्रकार के इतने में लगभग जो क्वेश्चन है ये सभी मिले हुए थे हमें, तो वो सभी मैंने आपको दिखा दिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए, आपको सबसे पहले वह मिल सके। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।